Hello dear student, let's start the 9th chapter of the class 10 science NCERT book हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे लिंक दी गई हुई है, वहां से आप जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम अर्लियर चैप्टर वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस लेस वेरिएशन एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन एंड द वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो हम पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, और ये वेरिएशन ही हमारा क्या है, ये वेरिएशन ही हमारा बेसिस ऑफ एवोल्यूशन है। हमारा एवोल्यूशन जो है ये पूरी तरीके से इस वेरिएशन पे ही बेस्ड है सब कुछ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेशन कैसे होता है, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा होना। तो जमा होने का क्या मतलब है कि होता क्या है कि जैसे कि हमारे एक पेरेंट्स हैं, उनमें मान के चलिए एक्स वेरिएशन है, और एक पेरेंट है जिसमें वाई वेरिएशन है, और जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जेड वेरिएशन मान के चलिए पैदा हो गया इस जनरेशन में, और इसके पास क्या होगा, इसके पास ये एक्स भी होगा और ये वाई भी होगा। तो मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स के वेरिएशन है वो तो हमारे चिल्ड्रन में आते ही हैं, और साथ में जो इस जनरेशन में जो वेरिएशन हुए वो भी आते हैं। ऐसे इनको भी अपने उससे मिला होगा, तो ये ऐसे हजारों हजार साल तक ये वेरिएशन पास होते रहते हैं, और ये एक्यूमुलेट होकर के फिर बहुत बड़े बड़े चेंज लाते हैं। नहीं तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से एक ह्यूमन बीइंग बनना, एमीबा से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक का जर्नी ऐसे एक जनरेशन में नहीं अगर किया जा सकता है। अगर ये एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वेरिएशन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन एंड न्यू वेरिएशन आर क्रिएटेड इन दिस जनरेशन इज कंबाइंड टू फॉर्म ए वाइब्रेंट एरे ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। तो प्रीवियस जनरेशन के वेरिएशन और न्यू जनरेशन के वेरिएशन मिलकर के एक वाइब्रेंट एरे बनाते हैं। एरे मतलब होता है एक मतलब एक कलेक्शन बनाते हैं वेरिएशन का इस जनरेशन में। From the array of variation, not all will be fit for survival. Only suitable variation continue to live, thus forming the concept of evolution. अब जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएशन अच्छे ही होंगे, वेरिएशन खराब भी होते हैं। तो जो वेरिएशन खराब होंगे वो अपने आप ही मिट जाएंगे, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो फिट नहीं होंगे मैक्सिमम टाइम में। और जो वेरिएशन अच्छे होंगे तो जनरली जो हमारे वेरिएशन होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। आगे देखते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मतलब होता है कि जो हमारे पेरेंट्स से हम लोग एक्वायर करते हैं, ऐसे जो इनहेरिटेड जो चीज चली आ रही है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हेरिडिटी। रूल्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो ये क्या होता है हेरिडिटी, तो ये एक रूल्स ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, तो ये एक रूल्स हैं जो डिटरमाइन करती हैं क्या, कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबली इनहेरिटेड हो रही हैं, मतलब कैसे वो अच्छे से आ रही हैं अगले जनरेशन में। आगे देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं, कुछ ट्रेट्स होती हैं, जैसे मैं पहले आपको समझा देता हूं कि जैसे कुछ ट्रेट्स है, मान के चलिए आपका हाथ कट गया, आपका हाथ में एक उंगली थी वो किसी एक्सीडेंट में कट के अलग हो गई, बट जब आपका ऑफस्प्रिंग पैदा होगा तो उसकी हाथ की उंगली तो कटी नहीं होगी, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं हुई। तो इनहेरिटेड ट्रेट मतलब क्या हो गया, वो ट्रेट जो कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं, जो उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोला जाता है। जैसे आप लंबे हैं, और तो आपके अंदर लंबा वाला जो जीन है वो हो सकता है आपके बेटे में पास हो जाए, तो आपका बेटे भी लंबे पैदा हो, तो उस ट्रेट्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मेंडल ने ली थी, ये मेंडल ने ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स ली थी, फिर इस पे स्टडी की थी, जो कि अब हम जस्ट अभी हम देखेंगे। जैसे कि क्या है, ग्रीन राउंड सीड, ग्रीन ब्राउन राउंड सीड, ग्रीन रिंकल्ड सीड, ब्राउन रिंकल्ड सीड, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर्स। तो ये सब क्या है, ये सब नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। पर्पल फ्लावर से पर्पल कलर ही पैदा होता है, तो ये जनरेशन में जो पास हो सकती हैं ट्रेड्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोला जाता है। एन इनहेरिटेड ट्रेट इज ए फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू इट्स
इन इट्स जीन्स, तो जो उनके जीन्स में पास ऑन हो जाती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोला जाता है। एक ट्रेट क्या होता है, ट्रेट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक कलर ऑफ स्किन, लाइक हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म की, जैसे उसके स्किन का कलर हो गया, उसकी हाइट हो गई इंडिविजुअल की। तो ये सारी ट्रेट्स क्या हैं, ये सारी ट्रेट्स जो पास हो जाती हैं। और ये नॉर्मली ट्रेट्स तो वो भी हो सकती है जो पास नहीं भी हो सकती। तो ट्रेट मतलब होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रेट जो पास हो जाती है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, और ट्रेट्स मतलब हो गए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरी इंडिविजुअल हैव टू सेट्स ऑफ जीन, हर इंडिविजुअल के पास दो सेट ऑफ जीन्स होते हैं। फॉर ए सिंगल ट्रेट, एक सिंगल ट्रेट के लिए, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। मतलब कि अगर ये जैसे हाइट ऑफ द प्लांट का है तो इसके पास दो सेट्स ऑफ जीन होंगे, एक मदर का होगा एक फादर का होगा, दो सेट होंगे। अब ये दो सेट में कौन आगे आता है ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। Which side will show up is studied in rules of the inheritance of traits। तो ये जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स यही चीज डिस्कस करती हैं कि ये जो दो सेट्स ऑफ जीन्स हैं तो उनमें से कौन सा जीन हावी होगा, कौन सा जीन बाहर आएगा, तो वो उस चीज पे स्टडी की जाती है। तो इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, इसको सबसे पहले मेंडल ने स्टडी किया था। आगे देखते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कैसे उन्होंने स्टडी किया ये जनरेशन 1 जनरेशन 2 का। इसको हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ये मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं बाद में कि कैसे कैसे जनरेशन में आगे बढ़ रही है। आगे मैं अभी समझा देता हूँ। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ क्या है, मेंडल्स लॉ होता है ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का इन्होंने बनाया था लॉ, कि कैसे इनहेरिटेड होती हैं ट्रेड्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि दो सेट्स ऑफ जीन्स होते हैं। तो आइए ये पढ़ते हैं क्या बताया है इन्होंने। एज देयर आर टू सेट्स ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट बट ओनली वन शो अप इट्स कैरेक्टरिस्टिक नॉट द मिक्स ऑफ बोथ। तो सबसे पहली बात क्या है कि दो सेट्स ऑफ जीन्स हैं तो उसमें से एक का ही कैरेक्टरिस्टिक शो होगा, ना कि दोनों का मिक्स शो होगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, यहाँ पे एक हाइट ऑफ द प्लांट को अगर लेके चले तो एक छोटा प्लांट है और एक लंबा प्लांट है, एक ये लंबा प्लांट है। तो जब इन दोनों का ऑफस्प्रिंग होगा तो या तो वो छोटा होगा या तो वो लंबा होगा, वो मीडियम साइज का नहीं होगा कभी भी। ऐसे ही व्हाइट कलर का फ्लावर है, पर्पल कलर का फ्लावर है, तो उनसे जो फ्लावर पैदा होगा वो आधा व्हाइट आधा पर्पल ऐसे नहीं पैदा होगा, वो एक का ही कैरेक्टरिस्टिक्स जाता है। तो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जाता है और एक का नहीं जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कैसे डिसाइड होता है, तो कौन सा ज्यादा जाएगा कौन सा कम जाएगा वो भी हम देखेंगे। डोमिनेंस क्या है, तो डोमिनेंस ही डिसाइड करता है कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो डोमिनेंस इज ए फेनोमेना ऑफ वन वेरिएंट of a gene on a chromosome masking or overriding the effects of different variant of the same gene or the other copy of the chromosome। तो डोमिनेंस क्या है, जैसे हमारे पास हाइट के दो जीन है, एक आर है और एक छोटा आर है। तो हमेशा बड़े जो कैपिटल लेटर से डोमिनेंट जीन को दिखाया जाता है और स्मॉल लेटर से रिसेसिव जीन को दिखाया जाता है। तो डोमिनेंट जीन क्या है, तो अगर ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो ये स्मॉल जीन की मतलब जो स्मॉल आर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो होगी। तो इसको अच्छे से समझते हैं क्या मतलब निकल रहा है इसका। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि एक पेड़ है जिसमें कि हरे फ्लावर लगते हैं, ग्रीन फ्लावर्स, और एक पेड़ है जिसमें ब्लू फ्लावर्स लगते हैं। अब इनमें जो ये ग्रीन फ्लावर है ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ये ब्लू फ्लावर है ये रिसेसिव ट्रेट है। तो मतलब क्या होगा, जब ये जी जी जब दोनों डोमिनेंट रहेंगे तो डोमिनेंट तो फिर तो ग्रीन फ्लावर ही पैदा होगा, और जब मान के चलिए ये जी जी ये कॉम्बिनेशन आएगा तब क्या होगा, तब तो इसमें तो दोनों जी थे तो ये तो हमेशा ग्रीन ही होगा। लेकिन इस केस में भी जो डोमिनेंट वाला है वो इसको दबा देगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर नहीं आएंगी। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आएंगी, तो ग्रीन ही पैदा होगा इस केस में भी। बट कोई कंडीशन ऐसी आ गई जहां पे छोटे जी दोनों हो गए, जिसमें बड़ा मतलब ये ब्लू वाले ही हो गए दोनों और इसमें ग्रीन है ही नहीं,
तो फिर क्या होगा, तब ये ब्लू शो करेगा। अभी इसको अच्छे से देखेंगे जब हम उनका एक पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि जब जब ये डोमिनेंट वाला अगर रिसेसिव के साथ है भी तो वही डोमिनेंट ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे बड़ा भी छोटा भी बड़ा भी छोटा भी है, लेकिन ये पर्पल का था बड़ा भी वाला, तो ये पर्पल ही शो कर रहा है। ये डायग्राम भी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या है ये जनरेशन वाइज। द जीन दैट ओवरराइड्स इज नोन एज डोमिनेंट जीन। जो ओवरराइड कर जाता है मतलब अगर दो जीन प्रेजेंट हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के। एक बात ये भी है कि हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ही जीन होंगे। जैसे अगर कलर डिसाइड कर रहा है तो कलर वाले जीन ही होंगे, अगर हाइट डिसाइड कर रहा है तो हाइट वाले जीन ही होंगे। इसमें आकर के दूसरा जीन इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जैसे मान के चलिए कि हाइट का जीन ये है डोमिनेंट, और हम यहाँ ले लें कि उसके फ्लावर के कलर का जीन, तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, इनमें कोई मतलब नहीं है कि जो हाइट का जीन है वो हाइट वाले से ही, मतलब कम हाइट और छोटी हाइट के बीच में ही डोमिनेंस और रिसेसिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे किसी जीन्स के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, वो अपने में ही रहते हैं। जैसे कि हाइट का जीन है तो वो हाइट में जो डोमिनेंट है, अगर छोटी हाइट डोमिनेंट है तो अगर दोनों जीन है छोटी हाइट और बड़ी हाइट का, तो जो डोमिनेंट है वो दिखाई देगी। पहला क्या हुआ, पहला मिक्स नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्या हुआ, जो डोमिनेंट है वो दिखाई देगा अगर वो रिसेसिव के साथ है। और अगर दोनों ही डोमिनेंट है तब तो डोमिनेंट ही होगा। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव है सेम चीज के तो डोमिनेंट बाहर आएगा। अगर दोनों रिसेसिव जीन है उस केस में ही केवल वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आती हैं। और क्या चीज है कि और दूसरा जो कोई है, मतलब दूसरा कोई जैसे जीन है, जैसे हाइट के अलावा कलर ऑफ द फ्लावर है, तो वो दूसरे टाइप के जीन पे नहीं करता है। जैसे एक ट्रेट का जीन एक ही ट्रेट पे इफेक्ट डालता है, दूसरे ट्रेट का जीन उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये तो मैंने बहुत लेमेन भाषा में समझा दिया। अब इसको अच्छे से देखते हैं। ओवरराइड मींस इट्स इफ रिसेसिव जीन एंड डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट द ट्रेट ऑफ द डोमिनेंट एलीली विल शो अप। मतलब कि क्या होता है, ये एलीली क्या होता है, ये होता है हमारा कि जो दो सेट है ना जीन के, तो जीन तो पूरा हो गया, तो एक को इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एलीले बोलते हैं। तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है तो डोमिनेंट बाहर आएगा। तो बहुत क्लियरली हमने जान लिया। अब देखते हैं मेंडल ने क्या किया। तो मेंडल ने से 2 जनरेशन तक इन्होंने कराया पोलिनेशन। तो उससे क्या सामने आया, Mendel take tall and short pea plants and found out the first generation all are tall but second generation 1/4 are short and all other are tall, which concludes the following thing। तो उन्होंने क्या किया इसको समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट की बात की है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लावर की बात करेंगे, सेम ही चीज है। कि जैसे कि उन्होंने फ्लावर लिया, फ्लावर का कलर पे लिया, तो इसमें क्या किया कि ये डोमिनेंट है, ये कैपिटल भी मतलब पर्पल इसमें डोमिनेंट है, और ये व्हाइट वाला जो फ्लावर है ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव छोटा भी हो गया और डोमिनेंट बड़ा भी हो गया। तो अब इनकी पहली जनरेशन में क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसका एक जीन जाएगा और इसके एक जीन से मिलेगा तो ये बड़ा भी छोटा भी बन जाएगा। ये जीन फिर इसके दूसरे वाले जीन से बनेगा तो फिर बड़ा भी छोटा भी बन जाएगा। ये इसके साथ बनेगा तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ, तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 2 जीन पेरेंट्स के पास है, 2 जीन फादर के पास है, 2 जीन मदर के पास है, तो एक ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये चारों कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, तो ये चारों कॉम्बिनेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो मतलब क्या है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कौन सा है, तो पर्पल है। तो उन्होंने क्या देखा पहले जनरेशन में कि उन्होंने पर्पल और व्हाइट का जब क्रॉस पोलिनेशन कराया तो सारे के सारे पेड़ क्या हो गए, सारे के सारे पेड़ पर्पल हो गए। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने दूसरा जनरेशन लिया, मतलब कि कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी का लिया। मतलब ये एक पेड़ उठा के यहाँ डाल दिया और एक पेड़ उठा के यहाँ डाल दिया, मतलब इनके बीच में पोलिनेशन करवाया। पोलिनेशन क्या होता है, तो हमने पिछले चैप्टर में बताया है कि जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसको पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे पोलन जाता है स्टिग्मा में, लैंड होता है, फिर ओव्यूल्स के साथ मिलकर सीड बनाता है। तो वो चीज पिछले चैप्टर में आपको पढ़ना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं पिछले चैप्टर का। अब इसमें देखते हैं जैसे कि कैपिटल बी और कैपिटल बी, यहाँ पे देखिए कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। तो अगर इन दोनों का जब ये इससे मिलेगा तो ये एक बनेगा, जब ये इससे बनेगा, ये दूसरी जनरेशन चल रही, पहले जनरेशन में सब पर्पल आए तो उनका एक एक उठा लिया। लेकिन ये पुराने वाले पर्पल से किस लिए अलग है, क्योंकि इनमें एक एक रिसेसिव जीन भी जुड़ा हुआ है और ये डोमिनेंट है पर्पल वाला, इसलिए ये केवल पर्पल दिख रहे हैं। लेकिन ये अपने पेरेंट में जिनमें डबल डोमिनेंट जीन थे उनसे अलग है थोड़ा सा।
ये हो गया। दूसरा में क्या हुआ, जब ये बी इसके स्मॉल बी के साथ करेगा तो छोटा बी बड़ा बी हो जाएगा। फिर जब ये इसका स्मॉल बी इसके बड़े बी के साथ करेगा तो ये हो जाएगा। और फिर जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो ये हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्या, ये चारों हो गए। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हम कि देखिए जैसे ये भी ये इसके साथ मिला ये हो गया, ये भी इसके साथ मिला ये हो गया, और ये भी इसके साथ मिला ये हो गया, और ये भी जब इसके साथ मिला तो ये होगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें जो छोटा भी इकट्ठा हो गया तो ये फिर क्या हो गया, दोनों रिसेसिव हो गए, तो इनको कोई डोमिनेट करने वाला है नहीं, तो ये फिर से क्या हो गए, अपना व्हाइट शो कर दिया। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि पहली जनरेशन में सारे पर्पल फ्लावर उन्होंने दिए, और दूसरी जनरेशन में 1/4 व्हाइट फ्लावर दिए। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि दूसरी जनरेशन में रिसेसिव जीन्स के 1/4 मैनिफेस्ट होते हैं। रिसेसिव जीन मैनिफेस्ट मतलब वो बाहर निकल के आते हैं। आइए देखते हैं इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, नो मीडियम प्लांट विच मीन्स नो मिक्स ऑफ प्रॉपर्टी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉल इज डोमिनेंट, सो इफ देयर इज ए टॉल एंड टॉल टॉल इज डोमिनेंट, सो इफ टॉल इज देयर विथ शॉर्ट ओनली टॉल विल शो अप। मतलब अगर शॉर्ट के साथ है टॉल तो वो ओनली टॉल विल शो अप, मतलब कि सिर्फ टॉल निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पर्पल और व्हाइट का लिया था, तो पर्पल के साथ जब व्हाइट है तो केवल पर्पल निकल के आ रहा है। ऐसे ही अगर ये टॉल और शॉर्ट का होता तो यहाँ पे टॉल निकल के आता। Second generation have one short and four, one short in four, which means recessive genes are carried and they combine recessive characteristic. When they combine recessive characteristics show up. तो क्या हम सेकंड जनरेशन में क्या देखा हमने कि हमने ये देखा कि जो रिसेसिव जीन्स है वो खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं जनरेशन में, और जब वो कंबाइन होते हैं तब वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर निकलती हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो रिसेसिव होकर के जनरेशन में पड़ी रहती हैं। अगर नॉर्मली होगा तो वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लेकिन रिसेसिव जीन्स की वजह से वो अंदर पड़ी रहती हैं, और जब वो दो रिसेसिव मिलते हैं तब वो बाहर निकल के आती है। तो ऐसे रिसेसिव जीन्स में कैरेक्टरिस्टिक्स चलती रहती हैं। अब जैसे आप हैं, आप अगर बहुत लंबे होंगे हो सकता है, तो हो सकता है आपके डोमिनेंट जीन लंबा हो, बट कहीं ना कहीं आपके फैमिली में अगर कोई शॉर्ट होगा तो उसमें शॉर्ट का रिसेसिव जीन भी पड़ा होगा। फिर जब आपका डोमिनेंट जीन किसी रिसेसिव जीन के साथ, जब आपका रिसेसिव जीन किसी और रिसेसिव जीन के साथ मिलेगा सेम उस कैटेगरी का, तो वो फिर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक बाहर आ सकती हैं आगे की जनरेशन्स में। तो ये ऐसे होता है। आगे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ही फर्दर एक्सपेरिमेंटेड टॉल एंड शॉर्ट विथ रिंकल्ड एंड राउंड सीड एंड फाउंड टू कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेड्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेड्स हैं, मतलब अगर हम लोग हाइट और कलर ऑफ फ्लावर को डिस्कस कर रहे हैं, या उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइट और किसका किया, सीड का क्वालिटी की, राउंड और रिंकल्ड सीड, तो उसमें फिर कोई ट्रेट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि मतलब ट्रेट दिखेगी लेकिन कोई उनका इंटरेक्शन नहीं दिखेगा कि राउंड होने की वजह से हाइट पे कोई इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये हर ट्रेट इंडिविजुअली अपना वो होती है, अपना इंडिविजुअली में 2-3 जीन लेके चलती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने केवल 2 जीन की बात की है, लेकिन कभी कभी 2 से ज्यादा भी होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में हमारा ए है, ओ है, और आई बोल ए है और बी है, और आई बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप को। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि मतलब कि उसमें 3 तरह के जीन पाए जाते हैं, या उसमें भी कुछ है जो हम बड़ी क्लासों में देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम यही डोमिनेंट और रिसेसिव मान के चलते हैं। हमेशा रिसेसिव होगा, जैसे ब्लड ग्रुप में भी ए और बी डोमिनेंट है, और जो ये आई जिससे ओ ब्लड ग्रुप होता है ये रिसेसिव है। तो ये होता है ऐसे। हाउ डू दीज ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस, ये ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होती हैं। तो सबसे पहले क्रोमोजोम के बारे में जानते हैं। क्रोमोजोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो क्रोमोजोम क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ईच क्रोमोजोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डी राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये डीएनए से बना हुआ एक सिंगल थ्रेड होता है, और इन डीएनए में जीन्स होते हैं। ऐसे डीएनए कैसा होता है, डीएनए हमारा ऐसे डबल टाइप का होता है, ऐसे 2 स्ट्रैंड चलते हैं उसके, ऐसे हेलिक्स टाइप का होता है, ऐसे 2। तो इसमें ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो एक एक पार्ट होता है डीएनए का वो जीन्स कहलाता है। तो ये एक पार्ट मान के चलिए हाइट का होगा, फिर एक पार्ट यहाँ पे फ्लावर के कलर का होगा, तो ऐसे इनमें पूरा कोडिंग रहती है।
तो अब ये जीन कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे जो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं वो कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि जीन्स हमारे हाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो करते कैसे हैं वो देखते हैं। एवरी जीन इन ए बॉडी आर लाइक बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जीन्स में क्या होता है, जीन्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन लिखा होता है कि कौन प्रोटीन कैसे बनेगी, और हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन जैसे क्या हो गया, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया हमारा, वो भी प्रोटीन से ही रिलेटेड है। तो जैसे वो क्या करेगा, जैसे कोई जीन होगा तो डिसाइड करेगा कि कितना ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, तो जो जीन ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन वाली प्रोटीन निकालेगा तो आदमी लंबा हो जाएगा, जो कम निकालेगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं पढ़ करके। If we consider growth hormone, if the gene of the enzyme which is related to the growth hormone is changed, then the plant will be shorter or longer depending upon how it is changed. This is how traits gets expressed. तो ये ऐसे होता है। There is always two copies of gene for a single characteristics, one from mother, one from father. Thus the law of dominance it come in the play. तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं अच्छे से। आगे देखते हैं, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड। सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, सेक्स मतलब हमारा मेल और फीमेल कैसे डिटरमाइंड होता है, कि कौन कैसे बच्चा मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर अगर हॉट है तो मेल हो जाएगा, कोल्ड है तो फीमेल हो जाएगा। या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है कि हॉट और कोल्ड दोनों में फीमेल बनती है, बट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में मेल बनता है। लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। ह्यूमन डिटरमाइन सेक्स ऑफ द चाइल्ड बाय इनहेरिटेंस, ये प्योरली इनहेरिटेंस पे डिसाइड करता है, कि मदर और फादर का क्रोमोजोम पे डिसाइड करते हैं। तो उसमें कैसे होता है, तो ह्यूमन के अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम हमने पढ़ा डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड है जिसमें कि बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे 22 सेट हैं ह्यूमंस के अंदर, हर एक सेल के अंदर ऐसे 22 सेट पड़े हुए हैं डीएनए के ह्यूमंस के अंदर। तो उसमें 22 पेयर में एक पेयर मदर का है, एक पेयर फादर का है। उसमें से एक पेयर को सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। वो एक पेयर कौन सा है, तो वो पेयर है जो कि जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, वो ऑड है। ऑड किस लिए, कि वो हमेशा थोड़ा मिसमैच्ड है। मिसमैच कैसे है, देखिए, जैसे कि एक ये क्रोमोसोम हो गया ऐसे, तो उसमें से एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो ये तो मैच रहता है, तो ये बराबर रहता है। और उसी में एक वाई क्रोमोसोम है, तो ये कभी कभी एक्स वाई बन जाता है, एक्स वाई थोड़ा छोटा रहता है, तो ये पूरी तरीके से मैच नहीं होता है। तो जब ये एक्स एक्स होता है तो ये गर्ल चाइल्ड फॉर्म होती है, और जब ये एक्स वाई होता है तो ये बॉय चाइल्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए ये जीन नहीं है, जीन में जैसे हमने पढ़ा कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये यहाँ पे एक्स वाई जीन नहीं है, एक्स वाई पूरे के पूरे क्रोमोजोम है, उसमें बहुत सारे जीन्स हैं। तो ये यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो जो हमने डोमिनेंस और रिसेसिव नहीं पढ़ा, वो चीज़ नहीं हो रही कि एक्स डोमिनेंट है वाई डोमिनेंट है। ये पूरी क्रोमोजोम की बात चल रही है यहाँ पे। ये देखिए जैसे एक्स क्रोमोजोम है तो, और वाई क्रोमोजोम है, तो जब ये एक्स क्रोमोजोम होगा एक्स के साथ, तो ये क्या बनेंगे, क्रोमोजोम के भी दो सेट होते हैं, जैसे जीन के दो सेट होते हैं वैसे क्रोमोजोम के भी दो सेट होते हैं, डीएनए के भी दो सेट होते हैं। तो सब कुछ डबल डबल होता है। तो जैसे जीन डबल है, तो जीन क्यों डबल है, क्योंकि दो सेट्स ऑफ डीएनए है, और वो डीएनए की पूरी लाइन को क्या बोला जाता है, उसको क्रोमोजोम बोला जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्रोमोजोम में ही डिफरेंस है। तो जब एक्स एक्स का पेयर बनता है परफेक्ट पेयर, तो ये गर्ल्स चाइल्ड को जन्म देता है। और जब ये एक्स और वाई का पेयर बनता है जो कि थोड़ा छोटा है, जनरली बाकी 22 क्रोमोजोम में 21 क्रोमोजोम जो है वो प्योरली एकदम मैच्ड रहते हैं बराबर हाइट के। लेकिन ये इसमें मेल में ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है उसमें वाई क्रोमोजोम थोड़ा सा छोटा होता है। तो वो चीज थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करती है, वही डिफरेंस हमारा पूरा ये मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके जीन्स पे ही डिपेंडेंट है ना। तो अगर पूरे जीन सेम हो जाएंगे, अगर ये एक्स और वाई का अंतर नहीं होता, तब तो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से अगर हल्का सा भी चेंज हो रहा है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, तो हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है।
जैसे एक डाउन सिंड्रोम होता है जो कि हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम हमारा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हल्का सा अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़ा दूसरे टाइप के दिखते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले का बड़ा सा गोल सा चेहरा रहता है, गोल सा पेट रहता है। तो अगर हमारी बॉडी में मतलब वो इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ है कि उसमें एक हल्का सा चेंज हुआ, मान के चलिए आपके 21 क्रोमोसोम है, उसमें से आधा क्रोमोसोम भी काट दिया जाए तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, जो कि मतलब आप फिजिकली देख पाएंगे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरी की पूरी जो मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है वो बस एक आधे क्रोमोसोम की वजह से है, जो कि एक्स और वाई, जो कि एक वाई थोड़ा सा अलग है एक्स से, बस इस वजह से। ओमेन है परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स, बट मैन है मिसप्लेस्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल साइज एक्स विथ है शॉर्ट वन कॉल्ड वाई। तो सो ओमेन आर एक्स एक्स एंड मैंस आर एक्स वाई। तो ये हमने क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं। तो ये एक्स जो होता है और ओमेन के पास तो केवल एक्स एक्स है और मैन के पास एक्स वाई है। तो एक्चुअली में कौन डिसाइड कर रहा है चाइल्ड का जो है जेंडर? ये तो मैन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जब वो ओमेन की तरफ से तो एक्स ही आ रहा है दोनों टाइम में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे उसने एक एक्स दिया, यहाँ पे भी एक्स दे दिया। और मैन ने जब एक्स दिया और एक बार वाई दिया, तो जब वाई दिया तो क्या हुआ, वाई दिया तो मेल बना, और जब एक्स दिया तो फीमेल बना। तो ये तो फादर डिसाइड कर रहा है। तो द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो अगर उन्होंने फादर से एक्स इनहेरिटेड किया तो वो गर्ल बन जाएगी, और वाई इनहेरिटेड किया तो बॉय बन जाएगा। आगे देखते हैं, एवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो एवोल्यूशन फ्रॉम द बुक टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा एवोल्यूशन हम समझ सकते हैं। ग्रीन बीटल एंड रेड बीटल, ग्रीन और बीटल और रेड बीटल के एग्जांपल है। तो ग्रीन वेरिएशन विल थ्राइव ओवर रेड बीटल, थ्राइव एज अ रेड बीटल विल बी ईटन बाय क्रोस। तो क्या होगा कि जैसे जब कोई घास है अगर उसमें ग्रीन है तो वो दिखेगा नहीं, तो धीरे धीरे क्रोस सारे रेड बीटल खा जाएंगे और ग्रीन बीटल बन जाएंगे। तो इससे क्या क्रिएट होगा? तो ग्रीन वेरिएशन बिकम कॉमन बिकॉज इट गिव सर्वाइवल एडवांटेज। तो ये सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से क्या होगा कि ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हमारा क्या हो रहा है ये, तो ये डाइवर्सिटी विथ एडाप्टेशन हो रही है। तो एडाप्टेशन की वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे हमारा क्या बनता है, नया और नया स्पेसीज बनती है धीरे धीरे, ऐसे डाइवर्स होते होते। फिर रेड, इसको अच्छे से देखते हैं अभी। रेड बीटल एंड ब्लू बीटल, अगर मान के चलिए रेड बीटल और ब्लू बीटल है और उसमें ऐसे वो एक जगह पे थे और लकीली के हाथी आता है और रेड बीटल्स के ग्रुप पे पैर रख के चला जाता है और रेड बीटल सारे मर जाते हैं। तो ये क्या होगा, तब तो ये नेचुरल एक्सीडेंट की वजह से हो गया। तो ये ब्लू बीटल से बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। तो ऐसे भी होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बीटल, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, नेचुरल सिलेक्शन बोलते थे, कि वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बच रहे थे ग्रीन बीटल, और ब्लू बीटल तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब बस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से बच गए। तो सर्वाइवल ऑफ द ब्लू बीटल वाज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ ब्लू ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डाइवर्सिटी विदाउट एडाप्टेशन। तो होता क्या है कि जब या तो एडाप्टेशन, जब एडाप्टेशन हो रहा है तो उसको नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, कि जो ज़्यादा फिट है या तो उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है, और या तो क्या हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसकी वजह से एक वाइप आउट हो गया, एक बच गया, तो उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ये आती है, क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है। तो ये एवोल्यूशन आगे बढ़ाता है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन एक प्रोग्रेस नहीं है, कि वो एक सीधी लाइन नहीं है। एवोल्यूशन एक क्या है, एक डाइवर्स एरे है, एक जनरेशन बाय जनरेशन एक ऐसे ये स्पेक्ट्रम है जो बढ़ता है। तो इससे क्या पैदा हो रहा है, इससे ये डाइवर्सिटी पैदा हो रही है। जैसे कि जो मान के चलिए कि ये ग्रीन बीटल थे, ब्लू बीटल थे, तो ये इसका एक एरे बनेगा, फिर इससे चेंज होके एक और स्पेसीज बनेगी, फिर उससे चेंज होके एक और बनेगी। जरूरी नहीं है कि पहले वाली खत्म हो जाए। तो ये एक पूरी ये क्या चलती है, एक पूरा ये स्पेक्ट्रम चलता है, और ये स्पेक्ट्रम फिर एक अगले स्पेक्ट्रम को जन्म देता है। जैसे पहले क्या था, इसको इससे समझिए। पहले क्या था, पहले मैमथ रहता था, मैमथ था बड़ा सा, और उसके साथ क्या था, उसके साथ साइबर टूथ थे। साइबर टूथ क्या होते थे, जिनके दांत बहुत बड़े बड़े होते थे ऐसे,
बिल्ली टाइप के होते थे। तो मैमथ से क्या बन गया, मैमथ से एलिफेंट बन गया, और साइबर टूथ से हमारी ये कैट से लेकर के ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी चीता एंड ये सब चीज़ें आ गई। तो क्या हुआ, तो वो एक तरीके से यही हो रहा है ना कि मैमथ ने एडॉप्ट किया। हो सकता है कि वो मैमथ का साइज ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ पे कौन सा हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, एक्सीडेंटल चॉइस हुई, कि ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वो उसमें से कुछ भी हो सकता है। इन दोनों चीज़ की वजह से क्या हुआ कि एक मैमथ चेंज होकर के एलिफेंट बन गया, और ये सैबर टूथ चेंज होकर के लायन और ये टाइगर बन गए। तो ये ऐसे पूरी एक जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये चलती रहती है एरे जनरेशन्स की। तो ये मतलब कि इस तरीके से एवोल्यूशन बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक पूरा का पूरा एक लाइन चल रही है, बस एक स्पेसिस मर रही है, दूसरी स्पेसिस आ रही है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन इस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जाता है। जैसे शुरुआत तो सिंगल सेल से हुई थी, तो सिंगल सेल से कुछ मल्टीपल सेल वाले आए, फिर उससे कुछ और आया, उससे कुछ और आया। तो इस तरीके से ये एक पूरी एक प्रोग्रेस भी है। प्रोग्रेस किस सेंस में है, प्रोग्रेस बॉडी में है, मतलब बॉडी कैसे आग बेटर टू बेटर हो रही है। और ऐसे ये पूरी एक ब्रांच तरीके से चलता रहता है। मतलब काफ़ी ये ऐसा सीधा प्रोसेस नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पहले ये सिंगल और ऑर्गेनिज्म थे, फिर उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऐसे आते गए। तो इसमें कौन चीज़ दो हेल्प चीज़ें करती हैं, एक तो नेचुरल सिलेक्शन की मतलब वो एडॉप्ट कर गए जो ज़रूरी था, और दूसरा कुछ ऐसा एक्सीडेंटल कुछ उनको फ़ायदा मिला। तो जो नेचुरल सिलेक्शन मतलब एडॉप्टेशन से, और जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कि वो ऑर्गेनिकली मतलब उनको कोई एक्सीडेंटल फ़ायदा मिला सर्वाइवल में, उस तरीके से। तो ये तो हो गए हमारे क्या, ये तो दो एग्जाम्पल हो गए जो कि एवोल्यूशन में दिखते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और एक और एग्जांपल क्या है, जैसे रेड बीटल एंड प्लांट डिजीज। मान के चलिए रेड बीटल थे, और अचानक से जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे कोई प्लांट डिजीज आ गई, तो उनका खाना जो उनका फूड सोर्स था वो कम हो गया। तो फूड सोर्स कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो थोड़े छोटे साइज के हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कुछ सालों बाद वो प्लांट डिजीज चली गई, तो वो फिर जो है उनकी अगली जनरेशन बड़े साइज की हो जाएंगी। तो इस टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो अगली जनरेशन में नहीं जाते हैं, तो वो एवोल्यूशन में काम नहीं आते। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स ही काम आती हैं बस, जो कि अगले जनरेशन में जाए। जैसे ग्रीन बीटल ही पैदा कर रहा था, रेड बीटल ही पैदा कर रहा था, इस तरीके की चीज़ें। आइए देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती है। जैसे अभी हमने देखा कि जैसे वो क्या हुआ, उसका साइज छोटा हो गया फूड की स्कैरसिटी की वजह से, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है, ना कि वो मतलब कि उनकी इनहेरिटेड ट्रेट्स है। Acquired traits is a character developed in a individual as a result of environmental influence. Environment के influence की वजह से acquired traits पैदा होती हैं। These traits are not coded in the DNA. ये DNA में coded नहीं होती हैं, मतलब DNA में नहीं होती हैं आदमी की। Therefore cannot be passed in the future generation. इसलिए future generation में नहीं आगे जा सकती। Cause इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, caused after birth by disease, कॉज मतलब बर्थ के बाद जो डिजीज हुई, इंजरी, एक्सीडेंट, डेलिब्रेट मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, रिपीटेड यूज, डिसयूज, मिसयूज एंड अदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो ये कैसे कॉज होती हैं, ये इस तरीके से कॉज होती हैं। एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ इस टाइप के मॉडिफिकेशन हो गया बॉडी में, इस तरीके की चीज़ें ये पास नहीं होती। दीज ट्रेट्स like in third example, loss of weight of beetle is an example of acquired traits, and they don't cause evolution. Only traits that can be passed on to the offsprings are reason for evolution. तो जो पास हो सकती है वही एक रीजन है एवोल्यूशन का, जो नहीं पास हो सकती वो नहीं है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हम तो पढ़ ही चुके हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन में पास हो सकती हैं। तो दीज चेंजेस आर प्रेजेंट इन द जर्म सेल। ये जर्म सेल मतलब क्या, हमारे गैमेट्स हैं, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था। मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, मिल के वो जाइगोट बनाते हैं। लाइक कटिंग द टेल ऑफ द माइस ओन कॉज टेललेस माइस ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट इज नॉट इनग्रेव्ड इन द जर्म सेल। मतलब कि जो उनके जर्म सेल में इंग्रेव नहीं होते, जैसे हम माइस की टेल काट दें तो वो टेल जो है टेललेस माइस की जनरेशन नहीं आएगी, तो उस वजह से ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है। और जो पास हो जाती है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती है। आगे देखते हैं।
स्पेसिएशन क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टेंस स्पेसिस इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के कोर्स में नई स्पेसिस फॉर्म करने की प्रक्रिया को स्पेसिएशन बोलते हैं। तो इसके बारे में बड़ी क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा क्लास 10 में पढ़ना है इसके बारे में। स्पेसिएशन occurs when two or more population become so genetically distant that they no longer interbreed with each other। तो स्पेसीज की डिफरेंस कैसे जाना जाता है? जो दो सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर नहीं कर सकते, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, मतलब उनके ब्रीडिंग से कोई ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगी, उस टाइप के जनरेशन को, मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पेसीज बोला जाता है, जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, मतलब ये आपस में ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब जैसे चिड़िया है, एक हो गया हमारा पिकॉक ले लीजिए, और दूसरा ले लीजिए हमारा डक ले लीजिए, तो डक और पिकॉक से ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा हो सकता, तो इसलिए वो अलग अलग स्पेसीज हैं। Speciation happens when population becomes separated geographically and diverge over time due to natural selection, mutation, genetic drift within each population। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन हमने पढ़ा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जैसे हाथी पैर रख के चला गया कुछ नेचुरल चीज़ों से। नेचुरल सिलेक्शन जैसे बीटल्स ने अडॉप्ट कर लिया, ग्रीन बन गया। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन ऐसे सडन चेंज होते हैं जीन्स में, तो इनकी वजह से क्या हुआ? मान के चलिए एक पॉपुलेशन थी यहाँ पे बीटल्स की ही, बीटल्स की नहीं, इसमें क्रो की पॉपुलेशन लेते हैं, तो ये एक पॉपुलेशन यहाँ माइग्रेट कर गई, तो अब यहाँ वाली पॉपुलेशन के इन्वायरमेंटल कंडीशन दूसरी, यहाँ वाली की दूसरी है, तो इनके साथ कुछ दूसरे इवेंट्स होंगे, इनके साथ कुछ दूसरा यहाँ नेचुरल सिलेक्शन होगा, और इनके साथ कुछ दूसरा होगा। तो ये धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट होते होते, जैसे यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए कोई बीमारी आ गई जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरह, या फिर यहाँ कोई ऐसा एडोप्टेशन आ गया जिसने इसको बेटर बना दिया, तो ये धीरे धीरे इतनी अलग हो जाएंगे कि फिर ये आपस में ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे। जब ये ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे तो ये दो अलग अलग स्पेसीज हो जाएंगी। तो ऐसे ही सेम स्पेसीज से दो अलग अलग स्पेसीज फॉर्म होती है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि पहले हमारे चिंपैंजी और ह्यूमंस के सेम इंसेस्टर हैं, ह्यूमन चिंपैंजी से नहीं आए हैं। जैसे हमारा मैमथ है, तो मैमथ से एलिफेंट आया, तो इसके सेम इंसेस्टर थे। तो कुछ एंसेस्टर ऐसे होंगे जो कि ऐसे जगह पे रहे होंगे जहाँ उनको अडॉप्ट नहीं करना पड़ा, तो चिंपैंजी बन गए, और जहाँ पे दूसरी तरीके से अडॉप्ट करना पड़ा वो ह्यूमन बन गए, फिर ह्यूमन और फिर चिंपैंजी अलग अलग स्पेसीज हो गई। तो ये इस तरीके से स्पेसिएशन होता है। This can happen if DNA change is so big that the change in the number of chromosome, तो अगर बहुत बड़ा डीएनए चेंज होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी चेंज हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो हमारी स्पेसीज आपस में वो ब्रीड नहीं कर सकती, या फिर जर्म सेल में ही चेंज हो गया, तो इस टाइप की चेंजेस। आगे देखते हैं एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। तो द more characteristics of two species will have in common, the more closely they are related। जैसे दो स्पेसीज में कॉमन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव बीन हैड ए कॉमन एंसेस्टर। तो सबको तो एक ही एंसेस्टर से आ रहा है। तो जैसे कि मान के चलिए कि ह्यूमंस हैं और चिंपैंजी हैं, तो इनमें ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, तो इनका एंसेस्टर और पास में रहा होगा। फिर अब हम यहाँ पे क्या ले लें? यहाँ पे हम लोग काऊ ले लें, तो काऊ का भी एंसेस्टर कभी ना कभी हमारे ही एक ब्रांच से आया होगा। तो ये जो ब्रांच है तो ये दूर की है, तो जिसमें जितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है वो उतने पास के हैं। जैसे मैमल्स हो गए, तो मैमल्स और पास के हैं, फिर मैमल्स के बाद हम अगर फिश ले लें तो फिश और डिस्टेंस हो गई। तो मतलब जितना डिस्टेंस हमारा चिंपैंजी से है उससे ज़्यादा डिस्टेंस हमारा काऊ से होगा, काऊ से ज़्यादा डिस्टेंस हमारा फिश से होगा, क्योंकि हमारी बॉडी दिखाती है कौन पास का है कौन दूर का है। होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन ट्रेसिंग इन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? होमोलोगस होता है कि स्ट्रक्चर हमारा जो है सेम होता है। जैसे कि होमोलोगस कैरेक्टर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिमिलर बिकॉज दे वेर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर दैट आल्सो हैड दैट कैरेक्टर। तो जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारे हैंड हो गए, तो अब आपको ये सारे मैमल्स में दिख जाएंगे। देखिए जैसे ह्यूमन का हैंड हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये क्रोकोडाइल का हैंड हो गया, ये कैट का हैंड हो गया। तो ये हमारे सारे इंसेस्टर्स सारे किस एक इंसेस्टर से आ रहे हैं जिसके हैंड रहे होंगे कोई ऐसा इंसेस्टर।
बहुत पुराना। तो ये क्या दिखाता है कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं। तो ये जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर हैं जो कि सेम है, एक ही उससे आ रहे हैं, तो वो हमारा क्लोज रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये हमें एवोल्यूशन को ट्रेस करने में, एवोल्यूशन को डिकोड करने में हेल्प करते हैं। एंड एवोल्यूशन ऑफ ए होमोलोगस कैरेक्टर्स इज 4 लिम्स, जैसे 4 लिम्ब बैट, बर्ड्स, माइस, क्रोकोडाइल सबके 4 लिम्ब होते हैं, बट शार्क डोंट हैव 4 लिम्स, शार्क के नहीं होते हैं। तो ये हो गए, तो ये हमारे ऐसे हेल्प करते हैं होमोलोगस। होमोलोगस मतलब हो गया कि उसका स्ट्रक्चरली वो सेम है, उनका फंक्शन भले डिफरेंट हो। जैसे कि घोड़ा दौड़ने में आगे यूज करता है पैर, हम पिकअप करने में यूज करते हैं, क्रोकोडाइल स्विमिंग में यूज करता है, लायन हंटिंग में यूज करता है। तो यूज से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है उसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर सेम है तो वो होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये थोड़ा सा अलग होता है होमोलोगस से। कैसे अलग होता है? दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट बेसिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट ओरिजिन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो वैसे डिजाइन जो कि देखने में मतलब उनका क्या होता है, उनका फंक्शन सेम होता है। जैसे तितली के विंग्स हो गए, हमारे बर्ड के विंग्स हो गए और बैट के विंग्स हो गए, ये तीनों अलग अलग हैं। बैट्स में फेदर्स हैं, इसमें ये स्किन है, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ये तीनों एनालोगस ऑर्गन्स आएंगे क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। तो मतलब इसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो और फंक्शन अगर सेम है तो उनको एनालोगस ऑर्गन बोला जाता है। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स तो आप जानते ही हैं कि बहुत पुराना कोई रिमेन है जो कि बच गया है, जिसको रीड किया जा सकता है, तो उसको फॉसिल बोला जाता है। इट इज एनी प्रिजर्व रिमेन्स, इम्प्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम द पास्ट जियोलॉजिकल एज। जो पुराने लिविंग बींग्स का कोई ट्रेस बचा हुआ है, जैसे कोई एम्बर में कैद हो गया। एम्बर क्या होता है? जैसे कि हमारा एक पेड़ पे नहीं निकलता है एम्बर, तो उसमें जैसे मान के चलिए कोई इंसेक्ट कैद हो गया, या फिर कोई मड के अंदर कैद हो गया, या फिर हमारा जो है, ऐसे तो डीके हो जाएंगे ना अगर वो टोटली एयर और वाटर के कंटेंट में रहेंगे, तो डीके होकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि सील्ड हो जाती हैं, जो कि बच जाती हैं, तो वही फॉसिल्स कहलाती हैं। जैसे हमारा रॉक के बीच में हो जाता है, कुछ कुछ आइस में हो जाते हैं, तो ऐसे हमारे फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे डीएनए रेमिनेंट भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है बस डीएनए ही मिले थोड़ा सा, लेकिन उसको भी फॉसिल माना जाएगा। आगे देखते हैं फॉसिल का क्या काम है। तो देयर आर 2 वेज ऑन व्हिच वी कैन फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल। तो हम लोग फॉसिल की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, और एज ऑफ फॉसिल पता कर लिए तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि कैसे एवोल्यूशन हुआ। एज कैन हेल्प अस इन लर्निंग हाउ लाइफ इवॉल्व, कि कैसे एमीबा से कोई दूसरा प्राणी बना, उससे दूसरा पड़ा, तो हम स्टडी करेंगे कि कौन पहले कैसे आया। तो जैसे हम हो सकता है कि जिसके चारों पैर हैं, तो वो पहला ऑर्गेनिज्म कौन था, उसका हमें फॉसिल मिले जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे। तो वन इज बाई फाइंडिंग रिलेटिव डेप्थ ऑफ द फॉसिल इन दैट। तो पहला हमें ये कैसे पता चल सकते हैं? ऐसे लेयर की लेयर बनी हुई है, एक पूरी जनरेशन, एक पूरी जो है एरा रहा होगा, जैसे डायनासोर का एरा होगा, वो दफन हो गया, उसके बाद दूसरा मिसोइक एरिया एरा, वो इस टाइप के जो अलग अलग एरा हैं उनकी सब स्पेसीज ऐसे दफन है। तो वो लेयर, जितना लेयर हम नीचे मिलेगा फॉसिल, मतलब वो उतना पुराना है, और जितना ऊपर मिलेगा मतलब उतना नया है। तो एक तो ऐसे पता कर सकते हैं। और मोर एक्यूरेट क्या होता है? कार्बन आइसोटोप या फिर कोई दूसरे डिफरेंट आइसोटोप की डेटिंग। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग ऑल्सो रेफर्ड एज द कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो कार्बन, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो होता क्या है कि हम लोग उसकी लाइफ कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन है जिसकी एक हाफ लाइफ होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए एक आइसोटोप होता है, वो स्टेबल होता है, वो धीरे धीरे डिके होता रहता है दूसरे कंपाउंड्स में। तो वो कितना डिके हुआ है उससे हम पता कर सकते हैं वो कितना पुराना है। तो हमारी बॉडी में भी वो आइसोटोप होता है। तो वो आइसोटोप हम क्या करेंगे? वो आइसोटोप हम लोग लैब में देखेंगे कितने साल पुराना है, वो कैसे पता चलेगा? तो कितना डिके हुए, मान के चलिए कि वो 100 साल हाफ लाइफ है, मतलब कि हाफ लाइफ मतलब होता है कि वो आधा डिके हो जाएगा 100 साल में।
तो मान के चलिए कि 100 साल में 50 ईयर्स, 100 साल उसकी हाफ लाइफ है, तो मतलब 100 साल में वो आधा डीके हो गया, फिर अगले 100 साल में वो उसका आधा डीके होगा, अगले 100 साल में उसका आधा डीके होगा, तो ऐसे होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हम देखते हैं कितनी बार वो हाफ लाइफ उसकी हो गई है। अगर 2 बार हो गई है तो मतलब 200 साल पुराना है, अगर 3 बार हो गई है तो 300 साल पुराना है। अब आपको लग रहा होगा कि हाफ लाइफ में 100 साल है तो 200 साल में पूरा डीके हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहले आधा होगा, फिर आधा होगा, तो उसका फिर आधा होगा, फिर जो बचेगा उसका आधा होगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो ऐसे हम लोग इसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितना डीके हुआ है उसके डिपेंडेंट। कम डीके है मतलब नया फॉसिल है, पुराना का ज़्यादा डीके है मतलब पुराना फॉसिल है। एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या होता है, स्टेजेस क्या होती हैं। तो एवोल्यूशन हैपन इन स्टेजेस लाइक द डेवलपमेंट ऑफ आई इज स्टार्टेड फ्रॉम ए रूडिमेंटरी आई ऑफ प्लेनेरिया टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आई ऑफ humans. Complex organisms there are for created bit by bit there. That's how it is possible to form such complex organism. तो एक ही बार में नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसे पहले आई बनी, फिर उससे और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, तो आज जाके ह्यूमन आई बनी है। तो ऐसे करके सारी चीज़ों का, जैसे कि डायरेक्ट हमारा बैकबोन नहीं आया, पहले एक्सोस्केलेटन आया, फिर धीरे धीरे कुछ बोन्स डेवलप हुई, फिर बैकबोन डेवलप हुई। तो ये बिट बाय बिट चलता है, स्टेजेस बाय स्टेजेस चलता है एवोल्यूशन। Sometimes things are useful for something else later become useful for completely else. जैसे कि पहले फेदर का उदय जो हुआ था तो वो हीट को कैद करने के लिए हुआ था, वो हीट से बचने के लिए हुआ था। मतलब पहले पुरानी स्पेसीज फेदर्स का यूज किस चीज़ के लिए करती थी, वो हीट से मतलब वो हीट अपने अंदर बचाने के लिए करती थी, मतलब कोल्ड से बचने के लिए करती थी। उससे उनकी बॉडी गर्म रहती थी। और उसके बाद वो फैदर किस चीज़ में यूज हुआ, वो फैदर उड़ने में यूज हुआ, फ्लाइट में यूज हुआ। तो ये जो दो ये कम्प्लीटली डिफरेंट जो ये थे, तो ये भी एक मतलब एवोल्यूशन का पार्ट है हमारे। तो मतलब क्या है कि कुछ चीज़ हो सकता है दूसरी चीज़ के बनी हो और वो दूसरी चीज़ पे पहुंच जाए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या और नेचुरल सिलेक्शन हमने देख लिया कि उन्होंने अडॉप्ट किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ह्यूमन यूज एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग टू selectively develop particular phenotype traits characteristics by choosing the typically element and plants males and females which sexually reproduce and have offspring together। तो जब humans अपने हाथ से डिसाइड करने लगते हैं कि कौन सा स्पेसिस को आगे बढ़ाते हैं, ये सब खेती वगैरह में बहुत यूज होता है। जो अच्छे होते हैं वो उनको ब्रीड किया, जैसे हम लोग क्या किया, जानवरों में भी होता है ब्रीडिंग अच्छे जीन्स की। तो लाइक वाइल्ड कैबेज, तो वाइल्ड कैबेज से क्या डेवलप हो गया, कोलाबारी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, केल, ये सब कैसे डेवलप हुए। एक पहले एक कैबेज होती थी जिसको लोगों ने फार्म करना शुरू किया, फिर उसको जो अच्छी क्वालिटी थी उसके हिसाब से उसको अलग अलग फॉर्म किया। तो ये हमने डेवलप किया, मतलब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा डेवलप हुआ। जैसे गाय में भी हम लोग करते हैं, अलग अलग टाइप की गाय होती है, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये भी सिंपल है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस और एवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी क्या कि सीधी लाइन नहीं है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन भी नहीं, मतलब एक पूरी एरे बाय एरे का जो है ये अलग अलग पूरा सेट होता है। जैसे पहले मम्मल में, अरे मैमथ और सैबरटूथ का एरे था पूरा, उनका एक जनरेशन था, वो खत्म हुआ, उनसे थोड़ा बेटर बना जो कि फिर एलिफेंट और ये दिसका। तो ऐसे अगर सिंगल लाइन होती तब तो एक ही स्पेसिस होती, फिर तो सब पुरानी मर जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक डाइवर्स सिस्टम होता है। द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, देयर इज नो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, इट्स सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ये पूरी डाइवर्सिटी की जनरेशन है। शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज डन बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं। पहली क्या, शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी डन बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। तो पहली तो एक ये, जैसे मान के चलिए एक पूरी ये सेट थी, यहाँ पे कॉकरोच भी थे, यहाँ पे डायनासोर भी थे, यहाँ पे मैमथ टाइप के बड़े बड़े उनके प्री कर्सर, जो उनके प्री पेरेंट्स भी थे, कुछ हमारे क्रोकोडाइल टाइप की भी चीज़ें थी। फिर क्या हुआ, फिर नेचुरल सिलेक्शन हुआ और जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जो अभी हमने पढ़ा था। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कुछ ऐसी जो बेटर चीज़ें थी वो चेंज हुई। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जैसे आया एस्टेरॉयड और हिट किया उसने अर्थ, तो ऑलमोस्ट सारे डायनासोर मर गए।
फिर उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ, बड़े सेब के थे तो उन्होंने खाना नहीं खा पाए, तो उसमें से कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, जैसे मैमथ वगैरह फिर आए, उस टाइप की चीज़ें आई, प्री ह्यूमन्स आए उस समय के, जो निकल के, जो उस समय के कुछ एम्फीबियन टाइप के थे उनसे आज के एम्फीबियन आए, फिर इनकी जनरेशन चलेगी, फिर इसमें कुछ होगी नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल, फिर इसमें से कुछ मर जाएंगे और कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो ये ऐसे चलता है, एक सिंगल लाइन में नहीं चलता है। कॉकरोच इसमें भी थे, कॉकरोच इसमें भी थे, कॉकरोच इसमें भी थे। कॉकरोच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड हैं और वो आगे भी रहेंगे, और इंसान हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि कुछ इतनी ज़्यादा अडॉप्ट कर चुकी हैं कि वो आगे बढ़ती रहती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी एक पूरी जनरेशन बाई जनरेशन की स्टेप्स है, जनरेशन बाई जनरेशन का डेवलपमेंट है, ना कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की लाइन है। आगे देखते हैं। The only progressive trend in the evolution seem to be more and more complex body design that have emerged over time. तो ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेड क्या दिखती है, बॉडी में दिखती है, जैसे सिंगल सेल से इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गई, तो इसमें थोड़ा बहुत सीधी लाइन दिखती है, बाकी तो ये हमारा बहुत ब्रांच और बहुत डाइवर्स एक हमारा जनरेशन बाई जनरेशन का प्रोग्रेस है। जनरेशन बाई जनरेशन का प्रोग्रेस नहीं बोला जाता है, इसीलिए उस प्रोग्रेस को एवोल्यूशन बोला जाता है। तो ये जनरेशन बाई जनरेशन का एवोल्यूशन है हमारा। दिस मीन्स इफ एवोल्यूशन इज नॉट प्रोग्रेस देन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट पिनाकल ऑफ एवोल्यूशन। ये जो हम भ्रम पाल के बैठे हुए कि हम लोग पिनाकल ऑफ एवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन में हम एक पार्ट हैं, बट सिंपली येट अनदर स्पीसीज इन ए टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ। तो ये जो लाइफ इवॉल्व हो रही है, इसके स्पेक्ट्रम में एक ह्यूमन पार्ट है। इसके मेनी ऑर्गेनिजम्स आर मोर फिट फॉर मेनी एनवायरनमेंट देन ह्यूमन। अब जैसे प्लांट में चढ़ने में तो हम चिंपैंजी को बीट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हमारे ये एक बहुत डाइवर्स एक स्पेक्ट्रम के हम लाइफ उसके पार्ट हैं, ना कि हम पिनाकल हैं एवोल्यूशन के। Human evolution, there is no biological basis of the notion of the human race. All human race are single species. तो हमारी ह्यूमन रेस कोई अलग अलग स्पेसिस नहीं है। हम ये कैसे प्रूफ हुआ, ये हमारा कि हर रेस का आदमी या हर रेस का मेल और फीमेल एक ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए उसको सेम स्पेसिस कंसीडर किया जाता है। और होमो सेपियंस का वजह क्या हुआ, वो अफ्रीका से हुआ। तो इसी के साथ ही हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। और आपको यहाँ पे ये लिंक दी गई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही लिंक मिल जाएगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस सेशन का। हम लोग हर सेशन का पीडीएफ आपको देते हैं, आप उसको पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको भी अपडेट मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और once again, thanks for watching. Please subscribe.